जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू की एनालिसिस सबसे पहले देखेंगे फ्रंट न्यूज़ पे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, उसकी डिटेलिंग दी जाएगी। अगर ज़रूरत होगी तो उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे मैं कवर करता हूँ। जो भी एडिटोरियल होगी वो इस वीडियो में कवर हो जाती है आपकी। उस एडिटोरियल की अगर इम्पोर्टेंट होगी तो बैकग्राउंड डिटेलिंग भी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पे तो जो करंट अफेयर्स होती है उस चीज को संज्ञान में रख के सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं बहुत सारा डिजिटल नोट्स प्लस पीडीएफ ये सारी चीजें एक जगह पे मैं डाल देता हूँ। तो अगर आपको ये चीजें चाहिए तो यहाँ से आपको मिलेगा। कैसे? तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये थी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजें। अब चलिए देखते हैं जो थंबनेल वाला टॉपिक है उसको कवर करी जाएगी। तो इस थंबनेल वाले टॉपिक को आप देखेंगे तो सबसे पहले इन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। इनका नाम सभी लोग जानते हैं। रिसेंटली पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीता था और इनका नाम है मनु भाकर। हरियाणा से निकल के आती हैं और साथ ही साथ इन लोगों को भी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है क्या, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को मैं इतना हाईलाइट आज क्यों कर रहा हूँ तो उसका कारण है दोस्तों, जब खेल रत्न अवार्ड की लिस्टिंग हो रही थी तो इनका नाम यहाँ पे छूट गया। अब गलती से छूट गया है या फिर इंटेंशनली छूट गया था वो मैं यहाँ पे डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन छूट गया था। तो इन्होंने कमेंट किया था कि मैंने नॉमिनेशन क्या गलत भर दिया जो मेरा नाम छूट गया है। तो उसी पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे यहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी फाइनलाइज नहीं हुई है चीज़ें। तो खेल रत्न अवार्ड काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी। आज के परिदृश्य में देखा जाए यहाँ पर तो 4 लोगों को खेल रत्न अवार्ड प्राप्त हो रहा है, समझ गए। और ये 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ये चीजें प्रदान करी जाएगी। तो खेल रत्न अवार्ड जो एक समय था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था, आज के समय में मेजर ध्यानचंद के नाम पे ये चीजें डाल दी गई हैं। तो यहाँ पे किसको किसको मिला है तो मनु भाकर को गुकेश जो रिसेंटली चेस चैंपियन हुए हैं वर्ल्ड में और यंगेस्ट इन द वर्ल्ड भी हैं। दूसरा हरमनप्रीत और प्रवीण, इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है 2024 के लिए, याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे सही मायने में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने कितने लोगों की लिस्टिंग हुई है। तो मेजर ध्यानचंद जी के लिए यहाँ पे प्रवीण कुमार, मनु, गुकेश एंड हरमनप्रीत को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अर्जुना अवार्ड इतने सारे लोगों को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। दूसरा अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम की अगर बात करें तो ये 2-3 लोगों को दिया गया है, सुचा सिंह और मुरलीकांत और पेटकर। इनकी फील्ड किस किस फील्ड से निकल के आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुचा सिंह एथलेटिक और मुरलीकांत पेटकर ये पैरा स्विमिंग। तो पैरा स्विमिंग मतलब फिजिकली ये डिसेबल्ड पीपल। द्रोणाचार्य अवार्ड भी यहाँ पे सुभाष राणा और दीपाली देश पांडे और संदीप शांगवान, तो इन लोगों को प्राप्त हुआ है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम की बात करें तो मुरलीधरन बैडमिंटन और अरमानांडो लुलाको ये फुटबॉल के हैं, इनको प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है ये अवार्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी स्लाइड से बन के आ रहे हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है जो मैं बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब थोड़ी सी अगर डिटेलिंग देखा जाए ध्यानचंद अवार्ड की, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में आ गई है और 4 लोगों को यहाँ पे प्राप्ति भी हो रहा है। तो ध्यानचंद की जैसा कि हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये इंडिया की स्पोर्ट कैटेगरी में सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है और सबसे बड़ा अवार्ड। तो ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो उस स्पोर्ट में काफ़ी महारत हासिल किया जाता है, कर लेता है। किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह प्रदान किया जाता है? यूथ
अफेयर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। इसकी डिटेलिंग क्या है? तो इसकी स्थापना 91-92 में राजीव गांधी के रूप में होती है, यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के रूप में यहाँ पे होती है। 2021 में जो रूलिंग गवर्नमेंट है इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर कर देती है, जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25 लाख के आसपास इसमें अवार्ड दिया जाता है, रुपीज मॉनेटरी सपोर्ट, और ये ओपन है इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो यहाँ पे एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा, फिर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पे विचार करेगी। ये चीजें याद रखिएगा। और कमिटी इवेल्युएट करती है किसका किसका नाम यहाँ पे होगा। प्रेजेंटेशन सेरेमनी यहाँ पे 29 अगस्त ध्यानचंद जी के दिन पे ये चीजें होती हैं, और उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है। ये स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाता है इसी दिन को, याद रखिएगा। नोटेबल रिसिपिएंट की बात करें तो विश्वनाथन आनंद पहले थे जो डी गुकेश को यहाँ पे ट्रेन किए थे, अब उनको भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे और भी मिला है, जैसे अभिनव बिंद्रा हो गए, सानिया मिर्जा हो गई, विराट कोहली हो गए, इन लोगों को प्राप्त हुआ है। अभी तक बात करें 2023 तक 59 लोगों को यहाँ पर 2023 तक चीजें प्राप्त हो गई हैं, जिनकी अपने फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सीलेंसी परफॉर्मेंस हुई है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग इस खेल रत्न से लेकर के इस न्यूज़ की पूरी डिटेलिंग आपको इस वीडियो में मैं दिया हूँ। अच्छा, कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपका हो अगर अभी भी, तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग आपको दूंगा। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन चैनलों पे जाकर के शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मेरी थोड़ी सी मदद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहले कई दिन से मैं कवर कर रहा हूँ ये किसान प्रोटेस्ट की चीज़ें को। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट बोला है कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, पंजाब में अनशन पे बैठे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज करिए। और किस पे बोला है? हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर। तो पंजाब गवर्नमेंट ट्राई कर ली है, वो मानने को तैयार नहीं है। डल्लेवाल साहब कैंसर पेशेंट भी हैं, उनकी उम्र 70+ है और उनकी एक ही डिमांड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बोले तो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करिए। समझ गए? इस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मैं पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, इसीलिए आज उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया हूं पिछले ही वीडियो में। ठीक है, 2 जनवरी वाले वीडियो में पूरा डिटेलिंग से दिया हूं। तो यहाँ पे इसी चीज को लेकर के आज न्यूज निकला है कि जरूरी नहीं कि उनको अगर हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो वो अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन एक लाइफ सपोर्ट होनी चाहिए, इसीलिए उनको हॉस्पिटल भेजने का बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीजें यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत बोल रहे हैं। दूसरा, ये भी न्यूज मैं कल कवर किया था, लेकिन थोड़ी सी नई चीजें हैं। नाम है इनका निमिषा प्रिया। दोस्तों, ये केरल से निकल के आती हैं, एक नर्स है, केरल से निकल के आती हैं और कहाँ पे? यमन में नर्स की सर्विसेज दे रही थी। तो जहां से बिजनेस टाइकून टाई अप हुआ था इनका और जहां से इनको जॉब मिला था, कार्य कर रही थी, तो वहां पे इनके ऊपर कन्विक्शन पाया गया, आरोप सिद्ध हो गया है। कह रहे हैं लोग कि जिससे टाई अप था उसी की हत्या में ये संलिप्त पाई गई हैं, जिसके कारण इनको यमन गवर्नमेंट हैंग टिल डेथ यानी फांसी की सजा सुनाई है। अब इंडिया क्या क्या किया ये देखिए। इंडिया जो है यहाँ पे ईरान का सपोर्ट ले रहा है। समझ गए? ईरान का सपोर्ट इसीलिए ले रहा है इंडिया क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन में ये बटा हुआ है एक्चुअली। तो ये सही मायने में देखेंगे तो सऊदी का ईरान से नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे सुन्नी लोग हैं, यहाँ पे शिया लोग हैं। तो इंडिया इसके पास जा रहा है। ठीक है, इंडिया ईरान से बोला है कि कुछ यहाँ पे आप करिए और देखते हैं ईरान क्या इंडिया के लिए करता है, वो समय बताएगा। तो इनकी फांसी रुकवाने के लिए बहुत हद तक इंडिया ईरान के पास गया है और ईरान के सपोर्टर हौती में बहुत ज़्यादा हैं।
समझ गए, जहाँ पे ये गई हैं यमन, इसकी कैपिटल क्या है, सना। तो इंडिया ईरान को अप्रोच किया है, अब ईरान यहाँ पे कितना इंटेलिजेंस देता है वो समय बताएगा। यमन की हिस्ट्री आपको मैं पिछली वीडियो में भी दिया था बहुत अच्छे से, वो यहाँ पे मैं एक स्लाइड में देके जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने फिर से बैठूंगा तो इसकी पूरी डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं देके जा रहा हूँ। ये छोटी सी है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट कई कंट्री की रहती है, सऊदी अरेबिया, ईरान और यहाँ पे यूएन और वेस्टर्न नेशन। ये लोग अपने अपने ग्रुप्स की सहायता से अलग अलग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो सऊदी के भी समर्थक हैं और ईरान के भी यहाँ पे समर्थन है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट बनती है। यहाँ पे दोनों को अलग अलग डिवाइड किया गया था 1991 में। बाद में यहाँ पे यूनिफिकेशंस भी यहाँ पे चलती है। तो ये चीजें हैं, इसी स्लाइड में आपको सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे डील किया जाता है निमिषा प्रिया वाला केस। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको देखी जाएगी। तो यहाँ पे फार्मर जो है वो जो है मान सिंह, कहाँ पे, पंजाब के सीएम है। ये कह रहे हैं मैंने सपोर्ट कर यहाँ पे कार्य करके देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये लोग मानने को तैयार नहीं है। क्या, तो इनको हॉस्पिटल ले जाने की बात बोली जा रही है। तो इनको ना ही फोर्स करके हटाया जा सकता है, क्योंकि तबीयत इनकी काफ़ी बिगड़ सकती है। यही सारी चीज़ें पंजाब सीएम यहाँ पे कई सारी चीज़ों को बोल रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे एडिटोरियल की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे फोर्सेस ऑफ आइडियाज क्या है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रिसेंटली इस्लामिक स्टेट का दबदबा अब पुनः यहाँ पे सीरिया और इराक जैसी कंट्री में फैलने लगी है। और ये ही कंट्री यहीं तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड के हर कॉर्नर में ये लोग पहुंचे हुए हैं और इनके इन्फ्लुएंसर हैं, समझ गए, और ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बच के सबसे पहले क्या, क्यों ये आर्टिकल आया है वो समझेंगे। ये आर्टिकल इसलिए इस आर्टिकल को लिखना पड़ गया क्योंकि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। वो इंसिडेंट क्या है, तो ट्रक अटैक हुआ है, कहाँ पे, ऑरलेंस, अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक में 15 लोगों की जानें गई हैं, कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। और इसको जो ऑपरेट कर रहा था उसका नाम है शमसुद्दीन जब्बर। ये एक अमेरिकन सिटीजन है जो उसी देश की मिलिट्री में सेवा दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इनको शूट आउट में मारा गया है। अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये आईएसआईएस से इन्फ्लुएंस होकर के ये कार्य किए हैं। तो इन चीज को आप समझिए। अब आईएसआईएस की हम जब बात करते हैं तो दो कंट्री आते हैं, एक जो आपको अभी बताया इराक, और आपका सीरिया। और सीरिया का रिसेंटली बशर अल असद की गवर्नमेंट गिरा करके यहाँ पे पूरा कंट्रोल में ले लिया गया है, कंट्री को रन कर रहे हैं अब वो, समझ गए। अब उसी की बात चल रही है कि इनका जो फैलाव है ना वो लगभग विश्व के हर कॉर्नर में है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कुछ इस मैप से। 2024 में अगर बात करें तो ये वेस्ट अफ्रीका, खोरासन रीजन, मोजाम्बिक, सोमालिया, सहेल, ईस्ट एशिया, इन सेंट्रल एशिया, इन कंट्री में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। लेकिन आप वर्ल्ड के सिटीज़ को देखेंगे ना तो ये भी इन्फ्लुएंस है। सबसे ज़्यादा वेस्ट एशिया वाला रीजन देखिए कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। आपका इंडिया भी यहाँ पे फैला हुआ है इन सिटीज़ में, समझ गए। यहाँ पे इनका रीजन भी है, ये देखिए यहाँ पे आपका अफ्रीकन वाला रीजन में, ये पूरा मेडिटेरेनियन का जो रीजन कोस्ट पड़ता है इस रीजन पे भी है, ये आपका यूएस वाला रीजन है। तो इसी रीजन पे ये चीजें हुई हैं। अब अटैक इन्होंने किया है न्यू ऑरलिन्स में, ठीक है। तो कोई कोने किसी कंट्री की कोई सिटी लगभग बची नहीं है, इनकी चपेट में है। अगर इनका पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं है तो इन्फ्लुएंसर जरूर है, ठीक है। उनकी विचारधारा को यहाँ से इनको इन्फ्लुएंस मिली है। तो वही कारण है यहाँ पे शमसुद्दीन जब्बर जो यूएस की आर्मी में अपना सर्विस दे चुका था, यहाँ पे कितने लोगों की जान ले लिया है। और उसके गाड़ी में क्या मिला है, जो ट्रक थी ना, ट्रक थी जो, उस ट्रक में क्या मिला, उस ट्रक में यहाँ पे
फ्लैग मिला आईएसआईएस का। दूसरा क्या मिला वहाँ पे, जो भी बम्बार्डिंग वाली चीज़ें थी, बम वाली, वो भी मिली है वहाँ पे। तो इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस प्रकार की जो कृत हुई हैं उससे यूएसए काफ़ी अटेंटिव हो गया है और पूरी की पूरी चीज़ों पे गहन तरीके से इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं। न्यू ऑर्लियंस का अटैक जो है एक प्रकार से वार्निंग सिग्नल है, ऐसा माना जा रहा है यूएस की तरफ से। और हर प्रकार से जो भी सिटीजन्स यहाँ पे रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो उस पर फोकस कर रहा है वो। और ये जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है अब नई आईएसआईएस की, और रिसेंटली यहाँ पे ट्रांसफर होगा किसका पावर, तो जो बिडेन का जो पावर था वो खत्म हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं जो यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट स्लोगन लेकर के आए हैं। और एक कहीं ना कहीं पोलराइजेशन कह लें कि पोलराइजेशंस के बाद अगर कोई टर्म यहाँ पे निकलेगी दोस्तों, तो मुझे लगता है कि ये अमेरिका फर्स्ट भी एक्चुअली इसी प्रकार से है। पोलराइजेशन अमेरिका फर्स्ट, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है इन डेप्थ अगर आप समझेंगे तो। पोलराइजेशन भी अब उस पर भी एक आर्टिकल आई है, एडिटोरियल आई है, उसको भी मैं समझाऊंगा। इस टर्म को यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका को ज़्यादा प्रीफरेंसेस देंगे जिसके कारण ट्रेड वार भी चलेगी। अब यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, तो यहाँ पे इस कंट्री में इन्वेस्टिगेशन होगी, देखते हैं इस पे और भी आर्टिकल होगी आएगी, उसको यहाँ पे देखा जाएगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आगे यहाँ पे बढ़ा जाए और देखा जाए क्या नई चीज़ें हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट की बात करी जा रही है, जैसा कि अभी सभी लोग जानते हैं आप, शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन डिमांड कर रहा है कौन, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश डिमांड कर रहा है, इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले अगर बात करें इंडिया बांग्लादेश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है वो अमेंड किया गया 2016 में, उसको लेकर के भी इंडिया कई चीज़ों पे दाव खेल सकता है। वो कह सकता है कि आपके लोग यहाँ पे क्या है, ह्यूमैनिटी को बहुत हद तक प्रिजन में जो कैदी हैं उनका सही प्रकार से देखभाल नहीं होता है, उसमें कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। दूसरा, आईसीसी का हम सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए आईसीसी के कोई भी रूल को हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें खेल सकती है। चौथा, इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग आके शरण लिए हैं, कई कंट्री के सिटीजन्स आके शरण लिए हैं, लेकिन अगर कंट्री के लीडर की बात करें तो यहाँ पे दलाई लामा की भी बात निकल के आ रही है। दलाई लामा भी चाइना तिब्बत जब ऑक्यूपाई करता है तो ये इंडिया आते हैं, और आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये शिमला में है, ठीक है, धर्मशाला में। आप लोग गए हैं, मैं तो यहाँ पे गया हूँ। तो इनके पूरी की पूरी जो बाउंड्री है वो घिरी रहती है और आर्मी से चारों तरफ फोर्सेज यहाँ पे तैनात हैं तो इनकी रक्षा के लिए। तो इंडिया सपोर्ट देती है अपने नेबर को, ऐसा नहीं है। तो इंडिया किसी भी रूप से इनको भेजने के लिए तो तैयार नहीं होगी, लेकिन हाँ कई मुद्दों पे विचार कर सकती है कुछ इशू को टैकल करने के लिए। बस वही बातें हैं यहाँ पे, और कोई बातें नहीं लिखी गई हैं। तो ये कहानी यहीं पे मैं आपको समझाया हूँ जो इसमें लिखा है। रिसेंटली इंडियन के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री कहाँ पे गए थे, बांग्लादेश में, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ बात निकला नहीं। बात करके यूनिस गवर्नमेंट जो यहाँ पे एडवाइजरी गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं उनसे बात करके यहाँ पे आ गए। तो ये जियो पॉलिटिकल टर्मोइल जो चल रहा है, कैसे डिप्लोमेसी की सहायता से, इंटरनेशनल रूल के सहायता से, और अपनी इंडिया और बांग्लादेश की जो यहाँ पे कंट्री को आज़ाद करने में इंडिया का रोल था, उसको लेकर के किस प्रकार से बांग्लादेश चल रहा है, कैसे इंडिया चल रहा है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंडिया का रोल बांग्लादेश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बांग्लादेश भी नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकती, क्योंकि जान ही रहे हैं कि बांग्लादेश का मैप अगर देखेंगे तो यही मैप है, और ये 3 साइड से घिरा हुआ है। एक साइड से बे ऑफ बंगाल है, तो उसको भी सोचना पड़ता है, भले कितना हो भी वो प्रो चाइना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। अब तो प्रो चाइना की तरफ शायद ही बढ़ेगा, वो तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन प्रो चाइनीज पॉलिसी को अगर खालिदा जिया निकल के आएंगी पीएम के रूप में, तो ये चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी। तो आगे देखा जाएगा क्या चीज़ें निकल के आएंगी। तो यही कॉस्ट और बेनिफिट सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कैसे उनको बांग्लादेश को हम लोग सुपुर्द कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, और यहाँ पे भी कहा गया है कि ये चीज़ें नहीं के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को देखा जाएगा। जैसा कि मैं बार बार कह रहा था, अच्छे अच्छे एडिटोरियल आ जाए हैं उसको यहाँ पे देखी जाएगी। तो जो वोटर आईडी है इस पे क्यों सवाल निकल के आ रहा है, और जो आधार है इस पे क्यों सवाल निकल के आ रहा है, इन दोनों को अगर लिंक कर दिया जाए तो क्या
प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, यानी क्या बेनिफिट होगी, क्या हार्मफुल चीज होगी। इन दोनों को अगर लिंक करते हैं हम तो वही वही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। और जो वोटर फ्रॉड है, ये क्यों एडिटोरियल आया है, तो वोटर फ्रॉड जो है वो कम हो जाएगा। दिल्ली में रिसेंटली इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी वजह से बांग्लादेशी बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में आए हुए हैं, खास करके आपके मुंबई में, दिल्ली में, इन जगहों पे इन्होंने शरण ली है, ऐसा कहा जाता है। और कई सारे शरण भी लिए हैं। तो जो इलीगल माइग्रेंट हैं, ठीक है, इलीगल अपने देश में आ गए हैं 25 मार्च 1971 से के बाद जो आए हैं वो इलीगल कहे जाएंगे। उनको यहाँ पे डिपोर्ट किया जाएगा, उनको अपने देश भेजा जाएगा। तो उनको अरेस्ट करा जाएगा, डिटेन किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वो सब चीजें कैसे मालूम चलेंगी कि कौन से लोग इलीगल हैं? तो जब यहाँ पे आधार और वोटर आईडी इन दोनों को लिंक कर देंगे तो बहुत हद तक चीजें बच जाएंगी। आम आदमी पार्टी रिसेंटली इस प्रकार का क्लेम कर रहा है कि बहुत सारे 10 से 12 हजार लोगों की वोटर लिस्ट से नाम निकल गई है। उसी पे ये एडिटोरियल आई है और ये इन दोनों को लिंक करने का भी मुद्दा इसीलिए जोर पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन चीजों को अगर देखेंगे तो सही मायने में ये चीजें निकल के आ रही हैं कि क्या सच में केवल बेनिफिट है, तो फायदे भी हैं, प्रोज जैसा कि हम यहाँ पे बताएं, और घाटे भी बहुत सारे हैं। तो उन चीजों को यहाँ पर देखिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए प्रोज फैक्टर की लिंक करने का, वोटर आईडी और आधार को लिंक कर दिया जाए तो वो चीजें मिलेंगी। तो ये इलिमिनेट करेगा, डुप्लीकेट वोटर आईडी बनना बंद हो जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी की अगर बात करें तो सही प्रकार से जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस है, बोगस नकली वोटिंग, वो घट जाएंगी। अपडेट इसमें सही प्रकार से मिल पाएंगी, इंफॉर्मेशन मिल पाएगा अगर आधार से लिंक हो जाए तो। वोटिंग एसेसिबिलिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बढ़ जाएगी, जैसे कि वोटर आईडी इशुएंस और वेरिफिकेशन, ये सब बहुत तेज गति से होना शुरू हो जाएंगे। यहीं पे इसकी कमियां की बात करें तो प्राइवेसी कंसर्न है। आधार में आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड भी निकल सकता है, इकोनॉमिक रिकॉर्ड निकल सकता है, सोशल रिकॉर्ड निकल सकता है, एसेट की पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, एड्रेस की पूरी जानकारी, आपकी पूरी डिटेल्स, फोन नंबर, बैंकिंग डिटेल्स, क्या क्या नहीं निकल सकता है। तो ये प्राइवेसी का कंसर्न है जो आर्टिकल 21 में आता है। एक्सक्लूसिव रिस्क भी है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आधार को लेकर के बताया था कि ये मैंडेटरी है ही नहीं, इसलिए लिंक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि मिलियंस ऑफ वोटर है। मिसयूज करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज होने की चांसेज हैं इसके, अगर हो गया तो। डिजिटल डिवाइड हो सकती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी भारत में 100 करोड़ की अगर बात, 100 करोड़ के आसपास मोबाइल फोन जाते हैं, लेकिन हम लोगों की पॉपुलेशन 148 के आसपास है। तो इतने सारे लोग नहीं ऑपरेट करते। और कितने के पास स्मार्टफोन है, तो बहुत कम, मतलब ज़्यादा लोगों के पास है, लेकिन अभी भी इस 100 में से बहुत कम लोगों के पास, मतलब मान के चलिए 80 करोड़ या 70 करोड़। और सारे लोग फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो यही टिमटिमिया वाली फ़ोन होती है, छोटी सी, समझ गए, यही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, फीचर फ़ोन जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल बटन होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो इसको, इस डिजिटल डिवाइड को भी, गैप यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं, इस पे भी क्वेश्चंस बड़ा उठाता है। तो इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिवेसी कंसर्न से लेकर के सिक्योरिटी कंसर्न से ट्रांसपेरेंसी की बात करता है, हर प्रकार से मुद्दों को यहाँ पे रेज करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाकुंभ मेला जनवरी से शुरू हो चुका है। तो लगभग ये 13-14 जनवरी से शुरू होगी और ये महाकुंभ है, 12 साल में एक बार आता है। तो हम लोग ये चीजें देखेंगे। ये देखिए, नदियों पे पुल बनाया गया है, ठीक है। और ये रथ यात्रा जो जा रही है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है, च्यवनी प्रवेश। ये श्री पंचायती अटल अखाड़ा यहाँ पे रॉयल एंट्री जब करता है तो इसको च्यवनी प्रवेश कहते हैं। तो महाकुंभ मेला संगम प्रयागराज में यहाँ पे लगा है। प्रयागराज पहले क्या था, इलाहाबाद था, ठीक है। इसका नाम प्रयागराज है। सबसे पहले नाम प्रयागराज ही था इसका। यहाँ पे अकबर के समय में, अंग्रेजों के समय में ये इलाहाबाद हुआ। अब थोड़ी सी महाकुंभ के बारे में जानकारी जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है पूरे विश्व में, अगर आप देखेंगे तो महाकुंभ मेला की रोटेशनल बेसिस पे ये महाकुंभ आता है। 4 जगह पे लगता है। कौन कौन सा 4 जगह, प्रयागराज, हरिद्वार,
उज्जैन और नासिक, इन जगहों पे लगता है। ये कब लगता है महाकुंभ? जब सूर्य, चंद्रमा और आपका बृहस्पति, जुपिटर, तीनों एक लाइन में अलाइनमेंट हो जाते हैं। समझ गए? तो ये महाकुंभ आता है और ये 12 साल पे आता है। ठीक है, ये चीजें याद है, याद रखिएगा। अब प्रयागराज किस नदी पे लगती है? तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती मिथिकल है, जो गायब हो गई हैं, कहते हैं नीचे नीचे बहती हैं। इनके कन्फ्लुएंस पे ये प्रयागराज पे ये चीजें चलती हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्ट सेक्रेट साइट मानी जाती है इसको। संगम, ये 3 रिवर के मिलन को ही संगम कहते हैं और यही 3 रिवर है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो 12 साल में एक बार लगती है। अर्धकुंभ की बात करें तो 6 साल में एक बार लगती है। हरिद्वार गंगा के किनारे लगती है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे लगती है, जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग भी है बगल में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगती है, यहाँ पे भी इस प्रकार की चीजें निकलती हैं और लगती भी हैं। तो सन, मून, जुपिटर यहाँ पे इंश्योर करता है, एक ही लाइन में अलाइनमेंट हो जाती है, तो होता है महाकुंभ। अब ये 4 जगहों पे पूरी डिटेलिंग दे दिया हूँ, आशा करता हूँ वो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात कही जा रही है पोलराइज की, जो नया एडिटोरियल निकल के आया है, इसी की हम बात कर रहे थे कि अभी आपको पोलराइज पे आपको एक एडिटोरियल प्राप्त होगी। पोलराइज को सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि पोलराइजेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले यहीं पे हम समझ लेते हैं पोलराइजेशन किसको कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये एक प्रकार से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जब क्रिएट हो जाती है दो गुटों में, उसी को पोलराइजेशंस कहते हैं। ये दूसरी तरफ जाएंगे, ये दूसरी तरफ, सेपरेशन हो जाती है उनमें, तो वो पोलराइज हो जाती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो जो सेंट्रिस्ट पॉलिसी है ये डिस्ट्रॉयड हो जाती है, कि एक पॉलिसी जो है ये खत्म होके अलग अलग पॉलिसी चलने लगी, इधर एक इधर। ठीक है, तो उनमें डिवीजन हो जाता है, डिवीजन ऑफ द आइडियोलॉजी, थॉट, हर प्रकार से। तो एक बुक है दोस्तों, पोलराइजन व्हाट एवरीवन नीड्स टू नो 2019, ये नोलन मैक्रेरी की बुक है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है अमेरिका के पोलराइजेशन में। अब रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ गए, इनका क्या है, इनका रिसेंटली कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, जिसके कारण बहुत सारा ट्रेड वार भी चला था। जब इनकी रूलिंग आई थी तो ट्रेड वार भी चला था, जिसके कारण हैवी ट्रैफिक लगाए थे। तो ये कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की तरफ जा रही है, जियो पॉलिटिक्स तीव्र गति से बदल रही है, उसी पोलराइजेशन की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये ओपिनियन, बिलीफ, इंटरेस्ट, ग्रुप ऑफ सोसाइटी, इन चीज़ों को अब क्वेश्चंस कर रही है। अब इन चीज़ों को क्वेश्चन कर रही है तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी क्रिएट कर रही है समाज में, उसी को लेकर के यहाँ पे एडिटोरियल निकली है। अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप बार बार डिविसिव स्टेटमेंट देते रहते हैं, जो कि यहाँ पे निकल के आ रहा है। कमला हैरिस इस प्रकार की चीजें फासिस्ट बोलती हैं, जो अभी इलेक्शन हार गई कमला हैरिस। ठीक है, तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। जर्मिनेशंस की बात करी गई है यहाँ पे, कि जो अब पहले से शुरू हो चुका है, तो इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अमेरिका इस चीज को कैसे लेकर के चल रहा है, अगर पोलराइजेशन की बात बोल रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि ट्रेड वार तो चाइना के साथ इनका हो ही रहा है, और पोलराइजेशन कल्चरल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक्स, जियोग्राफिकली, ये चीजें भी साथ साथ हो रही हैं। तो इन चीजों की जो पोलराइजेशन हो रही है, उसके कारण बहुत सारा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर सोशल मीडिया को देखा जाए, इंटरनेट को देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए, तो इनमें भी कई प्रकार से चीजें आ रही हैं। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस की बात कही गई है यहाँ पे, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट को लेकर के, कि पोलराइजेशंस यहाँ पे भी वर्ल्ड को कंसर्न में रख के चीजें चल रही हैं। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स तो एक लिमिटेड है नहीं किसी स्टेट या कंट्री को लेकर के, ये एक 3 एस्पेक्ट को देखता है, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, कल्चरल, आपका इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है वहाँ के नेबरहुड के साथ, सब चीज़ों को लेकर के जियो पॉलिटिक्स टर्म बनाई गई है। तो वो जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया का आ चुका है, जिसके कारण सोसाइटी, पॉलिटिक्स, कल्चर, इन चीज को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी पे ये पूरी आर्टिकल थी, जो बहुत प्यारा आर्टिकल थी, मुझे आपको पूरी डिटेलिंग देनी थी। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली ये केरला के सीएम थे,
पिनरई विजयन। तो यहाँ पे सनातन धर्म जो गुरु थे वर्णाश्रम धर्म, उसको लेकर के वर्णाश्रम धर्म पे कहा है इन्होंने कि जो वर्णाश्रम धर्म है उसी से जाति प्रथा निकली है। जबकि वर्णाश्रम धर्म की अगर बात करें तो वर्णाश्रम बहुत अच्छी चीज़ थी। ये जाति से जुड़ी कोई चीज़, सॉरी, ये बर्थ से जुड़ी कोई चीज़ नहीं थी वर्णाश्रम, ये आपके कर्म से जुड़ी थी। ठीक है, अगर आप निचले तबके के भी जल रहे हैं और ज्ञानी हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए। ठीक है, और ब्राह्मण में अगर आप पैदा हुए, ठीक है, और आपका कर्म निचले तबके का है तो आप शूद्र हो गए। तो ये कर्म के आधार पर था। तो ये बड़ी अच्छी चीजें थी, लेकिन उसका मीनिंग बदल दिया गया। SNDP यहाँ पे, तो यही यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ पे मुद्दा समझिए। तो पिनरई विजयन ने यहाँ पे रिमार्क किया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा सा लिबरल चीजें दिखा रही हैं। कौन? जो टेम्पल है, क्योंकि कई सारे टेम्पल साउथ इंडिया में ना, आप वहाँ पे कपड़े पहन के नहीं जा सकते। तो उनके ड्रेस, उस अटायर, धोती जैसे उस प्रकार की चीज़ें पहन के टेम्पल में आपको एंट्री करनी पड़ती है। तो उन चीज़ों पे लिबरल चीज़ें, लिबरल प्रैक्टिसेस को अलाउ किया गया, जिसके कारण यहाँ पे अप्रेज किए केरला के CM। यहीं पे सनातन की पूरी कम्युनिटी उठ खड़ी हुई इन्हीं के अगेंस्ट में। तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। अब ये पनामा ट्रीटी एक पुलिस बताई जा रही है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पिछली वीडियो में मैं अच्छे से पनामा कैनाल को कवर किया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ रहे हैं अभी रिसेंटली 20 जनवरी को इनकी ओथ सेरेमनी होने वाली है। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या बोल दिया कि पनामा जो है, पनामा कैनाल कहाँ है? सबसे पहले देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका हो जाएगा, ये आपका पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल आपका पैसिफिक और अटलांटिक इन दोनों को जोड़ती है। ये कनाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ ही दूर तक कनाल है, बाकी यहाँ पे चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो इसकी अगर चीज़ें देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि पनामा कनाल में चाइनीज ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्लुएंस बहुत कुछ ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण USA को ये चीज़ें एक्सेप्टेबल तो है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है? क्योंकि US के साथ ही यहाँ पे ट्रीटी हुई थी। अब इस पनामा कनाल को देखिए, पनामा कनाल को अगर देखेंगे प्राइमरी में तो बहुत पहले समय से बनाने का प्रयास था, लेकिन ये चीज़ें फ्रेंच के द्वारा संभव नहीं हो सकी। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, चैलेंजेस क्या थे? ट्रॉपिकल डिजीज और फिनेंशियल डिफिकल्टीज भी आई। US इन्वॉल्व होता है 1904 में और 14 में कंप्लीट करके रख देता है। 1999 तक US के अंडर में ये चीज़ें चलती हैं और बाद में कंट्रोल जो है हैंड ओवर कर देता है पनामा को। पनामा एक कंट्री है, याद रखिएगा, उसी के नाम पे पनामा कनाल भी है। और इस ट्रीटी के अंतर्गत ये चीज़ें हैंड ओवर करती है, जिस ट्रीटी को बहुत हाईलाइट किया गया है, टोरिजोस कार्टर ट्रीटी। ये ट्रीटी का नाम याद रखिएगा। पनामा कनाल की बात करें तो आर्टिफिशियल वाटरवेज है ये कनाला, जो अटलांटिक और अफ्रीका को इंडल्ज करती है। 82 किलोमीटर की है और ये सब लेक्स हैं कुछ, हीरा फ्लोर लेक्स, पेड्रो मिगल लेक्स, घाटून लेक्स, आर्टिफिशियल लेक, ये सारे लेक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपेंशन की बात करें तो इसका एक्सपेंशन भी 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे लार्जर शिप और भी बड़ा कॉरिडोर यहाँ पे बनाने की बात चल रही है, जिसके कारण बड़े बड़े शिप भी जाएंगे। तो यहाँ पे इशू क्या निकला है? कहा जा रहा है कि चाइना के सोल्जर यहाँ पे हैं, जिसके कारण बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अडॉप्ट कर लिया है पनामा। इसके कारण USA को प्रॉब्लम हो रही है। तो यही सारी चीज़ें बनवाए हम हैं और तुम मेरे ही सामने मेरे दुश्मन को ये चीज़ें अलाउ करोगे तो उसको बचेगा नहीं। तो उसी पे ये इशू निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे पनामा अथॉरिटी क्या कह रही है? ना मैंने चाइनीज़ को अथॉरिटी दी है और ना ही चाइनीज़ के कोई सोल्जर है, ना ही चाइनीज़ की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इन चीज़ों से नकार रहा है। लेकिन आरोप कौन लगा रहा है? USA ये आरोप लगा रहा है। यही पूरी गाथा यहाँ पे रखी है, जो आपको यहाँ पे मैं डिटेल दे दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। US आर्मी यहाँ पे जो है 15 लोगों की रिसेंटली जो अभी आपको एक्सप्लेन किया पूरी चीज़ें, वही यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ पे चीज़ें थी। तो पूरी 42 ईयर का शमसुद्दीन जब्बर जो IS से इन्फ्लुएंस था और US में आर्मी मिलिट्री में वेटरन ऑफिशियल के रूप में कार्य किया था, लेकिन रिसेंटली उसको शूट आउट में मारा गया। ठीक है, तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो चलेंगी और इसकी एडिटोरियल पुनः आएगी तो उसको भी देखा जाएगा। इजराइल यहाँ पे नए वर्ष की शुरुआत में कई बार धमाका कर चुका है, 24 लोगों की पुनः जानें
भी जा चुकी हैं। अल जजीरिया यहाँ पे फ़लस्तीन का पूरा अथॉरिटी यहाँ पे टेम्पोररली सस्पेंड कर दिया है ब्रॉडकास्टिंग अल जजीरा का। ये न्यूज़ रिपोर्टिंग कंपनी है, समझ गए? जो पूरी की पूरी फ़लस्तीनियन चीज़ों को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन रिसेंटली फ़लस्तीन अथॉरिटी इसको कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये इज़राइल से प्रभावित हो गई है, इन्फ्लुएंस करके कुछ चीज़ों पे अपना अलग इन्फॉर्मेशन दे रही थी, जिसके कारण इसको टेम्पोररली सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़पेपर की एनालिसिस आपको मैं यहाँ पे दे दिया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।